हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांगलिंग की थंडर सेलेस्टियल रेल्म में जाने की तैयारियां कंप्लीट हो चुकी थी। लेकिन जब वांगलिंग ने थंडर कैलिडियन का इस्तेमाल करते हुए थंडर सेलेस्टियल रेल्म के थंडर को समन किया तो उसे वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई थी, जिसे ऑफ कोर्स वांगलिंग जाया नहीं कर सकता। इसलिए वो अपनी ओरिजिन सोल का इस्तेमाल करते हुए उसे डिवॉल्व करना शुरू कर देता है। मगर इस बात से थंडर सेलेस्टियल रेल्म को वांगलिंग पर गुस्सा आ गया था, इसीलिए वांगलिंग पर सबसे ज्यादा खतरनाक 7 कलर की थंडर एनर्जी गिरती है, जिसने वांगलिंग के थंडर कैलिडोन को तो शटर कर दिया था। साथ ही साथ वो वांगलिंग को भी बुरी तरीके से जख्मी करके यहाँ थंडर सेलेस्टियल रेल्म ले आती है, जहाँ पर एक बुढ़ाऊ ने भी वांगलिंग को सेंस कर लिया था, जिसका नाम था यान लीसी, और वो एक निर्वाणा क्लेंसिंग स्टेज का कल्टिवेटर है, जो कि वांगलिंग को सेंस करके कहता है कि ये बंदा काफी जरा खास लग रहा है, यकीनन मेरी किस्मत इसके साथ जुड़ी हुई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग ने जब खुद को रिकवर कर लिया था तो वांगलिंग को वहाँ पर एक ट्रेजर दिखाई दिया, जिस ट्रेजर को वांगलिंग ने जैसे ही उठाया तभी अचानक उस पर पीठ पीछे किसी ने हमला कर दिया, जो कि वांगलिंग से कह रहा था कि जूनियर उस ट्रेजर को नीचे रख दो। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर वांगलिंग के हाथ में वही ट्रेजर था और वो आदमी जिसका नाम जू फेंगहान है, वो अपने डिमोनिक बीस्ट पर सवार होते हुए वांगलिंग की तरफ देखकर कह रहा था कि ये तो एक मामूली असेंडेंट स्टेज का कल्टिवेटर है, जो कि वांगलिंग को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहा था। वो वांगलिंग से कहता है कि आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए अगर तुम उस ट्रेजर को नीचे रख दो तो मैं तो यहाँ से जाने दूंगा, जैसे की यहाँ पर कुछ भी ना हुआ। लेकिन वांगलिंग ने तो उस ट्रेजर को अपने स्टोरेज बैग में रख दिया, जिस पर जू फेंगहान गुस्सा होते हुए कहने लगा कि लगता है कि तुम चाहते हो, जो कहती वो अपनी डिमोनिक पाथ आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर पानी से एक स्फीयर क्रिएट करने लगा। वांगलिंग भी ये देखकर अपने माउंटेन स्टोन ट्रेजर पर सवार होते हुए सामने की तरफ देखकर कहता है कि ये डिमोनिक बीस्ट पाथ आर्ट काफी जरा कमजोर है, मैंने तो खुद स्कैटर डेविल का मुकाबला किया था, जबकि उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। ये कहते हुए वांगलिंग ने भी उस माउंटेन स्टोन ट्रेजर की कुछ एनर्जी अपने हाथ में इकट्ठा कर दी थी, जिससे वो सामने की तरफ मौजूद उस वाटर स्फीयर की तरफ थ्रो कर देते हैं और ये दोनों अटैक सीधे जाकर हवा में एक दूसरे से टकरा गए, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और इसी ब्लास्ट के इफेक्ट के कारण फानहान का डिमोनिक बीस्ट भी गायब हो गया। फानहान नीचे की तरफ दिखेला गया, जबकि दूसरी तरफ साथ ही हम देखते हैं कि वांगलिंग ने अपनी इल्यूजन एलियन सोल पपेट को फेंगहान पर हमला करने के लिए सामने की तरफ भेज दिया था, जिस अटैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर वो फनन अपनी उंगलियों को काटते हुए अपने खून का इस्तेमाल करके यहाँ पर डोंगलिंग वेन आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो कि एक पावरफुल डिफेंशियल टेक्निक है। इसी की मदद से वो थंडर सेलेस्टियल हॉल की किक को ब्लॉक कर पाया, पर इसकी वजह से होने वाले बड़े से ब्लास्ट के कारण ये दोनों ही पीछे की तरफ दिखेले गए। इवन की वांगलिंग भी ये देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था कि इसने मेरे सेलेस्टियल गार्ड के फुल पावर स्ट्राइक को भी ब्लॉक कर लिया। कहना पड़ेगा कि इस बंदे में कुछ स्किल्स तो है। ये कहते हुए वांगलिंग ने अपने सोल पपेट को वापस अपने पास रख लिया था। दूसरी तरफ फेंगहान गुस्सा होते हुए कहने लगा कि तुमने ये करने के लिए मुझे मजबूर कर दिया है, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। और ये कहते ही यहाँ पर फेंगहान ने अपने डाउन टेंट को सॉलिड फॉर्म में समन करना शुरू कर दिया, जहाँ पर हम देखते हैं कि फेंगहान की डाउट डेविल लोटस है, जिसे एक बड़े जायंट डेविल हैंड ने पकड़ कर रखा हुआ था। दूसरी तरफ वांगलिंग ने जैसे ही उस डेविल लोटस को देखा, अचानक हम देखते हैं कि वांगलिंग की सोल सी में भी वो डेविल लोटस समन हो गया, जो कि वांगलिंग को चक्कर दिलाने की कोशिश कर रहा था। फेंगहान भी ये देखकर मुस्कुराते हुए अपने डेविल लोटस के अंदर से एक पावरफुल फ्लेम अटैक फौरन से वांगलिंग पर चल देता है, क्योंकि वांगलिंग तो पहले अपने दिमाग के अंदर उलझा हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिंग के सोल सी के अंदर उसका एंशिएंट थंडर ड्रैगन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते उस डेविल लोटस को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वांगलिंग वापस से होश में आ गया और वो सामने की तरफ से आने वाले फायर अटैक को डॉज करते हुए फौरन से हवा की ऊंचाइयों में चला जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिंग को भी अब काफी जरा गुस्सा आ गया था, वो भी फौरन से अपनी डाउ रिवर को यहाँ फिजिकल फॉर्म में समन करने लगा। साथ ही साथ वो फेंगहान से कहने लगा कि तुम्हें डाउ इंटेंट की फाइट करनी है ना, तो ठीक है, वांगलिंग तुम्हें पूरा एंटरटेन करेगा। जो कहती है वांगलिंग का अंडरवर्ल्ड रिवर तेजी से फेंगहान की तरफ बढ़ने लगा। एक तरफ यहाँ फेंगहान का डेविल लोटस और दूसरी तरफ से वांगलिंग का अंडरवर्ल्ड रिवर, ये दोनों एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे। फेंगहान भी ये देखकर हैरान होते हुए कह रहा था कि सामने मौजूद ये लड़का सिर्फ फर्स्ट स्टेप लेवल का कल्टिवेटर है, ज्यादा से ज्यादा ये असेंडेंट की पीक लेवल पर है, पर फिर भी मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये अपने डाउन टेंट को इस तरह से फिजिकल फॉर्म में कैसे बदल सकता है, क्योंकि ऐसा तो सिर्फ सेकंड स्टेप के कल्टिवेटर ही कर पाते थे। ये सब सोचते हुए फेंगहान ने अपने डेविल लोटस की पावर को और ज्यादा इंक्रीज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो बढ़ती हुई फ्लेम वांगलिंग के अंडरवर्ल्ड रिवर को पीछे की तरफ धकेल रही थी। ये देखकर वांगलिंग फौरन वहां पर अंडरवर्ल्ड सोल्स टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से कई सारे सोल स्कल्स वांगलिंग के अंडरवर्ल्ड रिवर के साथ आगे बढ़ने लगे, ताकि उसके अंडरवर्ल्ड रिवर की ताकत
ताकत और जरा बढ़ सके। लेकिन हम देखते हैं कि फेंगहान अभी भी हंसते हुए कह रहा था कि तुम्हारा डाव इंटेंट काफी जरा कमजोर है। ये कहते हुए वो अपने डेविल लोटस की फ्लेम पावर का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे वांगलिंग को सप्रेस करके फंसाने की कोशिश कर रहा था। वांगलिंग भी जानता था कि अगर इसी तरह चलता रहा तो वो बुरी तरीके से फंस जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि वांगलिंग फौरन से हवा में जंप करते हुए यहाँ अपने कार्मा व्हीप को बाहर निकाल लेता है, जिसके सिर्फ एक ही स्लैश अटैक के साथ वांगलिंग ने फेंगहान की डाव इंटेंट की फिजिकल फॉर्म को फौरन से शटर कर दिया। जो देखकर तो फेंगहान भी शॉक हो गया था। वो अपनी टूटे हुए डाव इंटेंट के साथ वांगलिंग पर दोबारा से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसका चूंकि डाव हार्ट शेक हो चुका है तो इस वजह से वो कमजोर पड़ चुका था और वांगलिंग लगातार कार्मा व्हीप के स्लैश पर स्लैश अटैक उस पर चलता जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ फेंगहान बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया। उसका डाव इंटेंट तो पूरी तरीके से शटर हो चुका था। इवन के उस कार्मा व्हीप स्लैश अटैक के कारण उसकी सोल भी उसकी फिजिकल बॉडी से बाहर निकल रही थी और वो उड़ते हुए नीचे की तरफ आ गिरा, जहाँ फेंगहान खुद को संभालते हुए कैसे तैसे खड़े होकर कह रहा था कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। इस आदमी की कल्टिवेशन तो मुझसे काफी जरा कम है, फिर भी मैं आखिर इससे हार कैसे सकता हूँ। ये कहती है उसने अपने डिमोनिक बीस्ट को एक बार फिर से समन कर लिया, जिसका इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग पर हमला करने की कोशिश करता है। जो देखकर वांगलिंग ने पहली बार 3 आई डिवाइन एबिलिटी का इस्तेमाल किया, जो टेक्निक उसे उस एल्डर से मिली थी। साथ ही साथ वांगलिंग ने स्टॉप स्पेल का भी इस्तेमाल किया और वो फेंगहान को हवा में ही फ्रीज कर देता है। फेंगहान पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका था। वो हैरान होते हुए वांगलिंग से कह रहा था कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, क्योंकि वो मूव नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ वांगलिंग यहाँ लिन जुआन को आवाज देते हुए कहता है कि लिन जुआन अब तुम्हारी बारी। जो सुनकर लिन जुआन फरसी मोर्टल सोर्ड को लेते हुए बाहर की तरफ आ जाता है और वो फेंगहान पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ चला, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिन जुआन इमोर्टल सोर्ड का इस्तेमाल करते उस डिमोनिक बीस्ट की बॉडी के आर पार गुजर रहा था। ये देखकर फेंगहान हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर ये क्या बला है। इस पर लिन जुआन लगातार उस पर अटैक्स करते हुए साथ ही साथ उसे बता रहा था कि मैं एक एंशिएंट सोर्ड स्पिरिट हूँ, मेरे जैसे एंशिएंट सोर्ड इंटेंट के हाथों तुम्हें मारे जाने पर फख्र महसूस होना चाहिए। ये सब कहते हुए लिन जुआन ने यहाँ फेंगहान पर इतने स्लैश अटैक चल दिए थे और वो उसकी बॉडी के आर पार इतनी दफा गुजर गया था कि उसका डिमोनिक बीस्ट तो तबाह हुआ ही। इवन के फेंगहान जो कि मरते मरते नीचे की तरफ गिर रहा था, वो भी आखिरी सांसें लेते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। मैं सिर्फ एक असेंडेंट स्टेज के कल्टिवेटर से कैसे हार सकता हूँ। और इसी के साथ उसकी बॉडी एक्सप्लोड कर गई, जिस ब्लास्ट में मरने के बाद उसका स्टोरेज बैग पीछे रह गया था और लिन जुआन वो स्टोरेज बैग उठाते हुए यहाँ वांगलिंग के पास ले आया। साथ ही साथ वो एक्साइटेड होते हुए कह रहा था कि लिन जुआन ने कैसा परफॉर्म किया। उसे लग रहा था कि वांगलिंग उसकी तारीफ करेगा, लेकिन वांगलिंग तो फौरन से लिन जुआन को अपने पास वापस स्टोरेज बैग में रख लेता है। साथ ही वांगलिंग फेंगहान के स्टोरेज बैग को अपने पास रखते हुए कहता है कि इस लड़ाई की वजह से काफी शोर और हंगामा हुआ, कई सारे लोग इसकी वजह से अट्रैक्ट होकर इधर की तरफ आते होंगे, इसलिए अब ये जगह सेफ नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और ये सोचती वांगलिंग वहाँ से आगे की तरफ रवाना हो गया। और वांगलिंग की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हर कोई यहाँ पर ट्रेजर की लालच में ही आया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ एक माउंटेन वैली पर आ जाता है, जहाँ पर हम एक रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन को देख पा रहे थे। और उस रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन को देखकर यहाँ पर चारों ओर कल्टिवेटर अट्रैक्ट होकर पहुंच जाते हैं, जो चारों सोच रहे थे कि हमें इस रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन को एक साथ मिलकर तोड़ना होगा। इस रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन के नीचे यकीनन कोई बहुत बड़ा ट्रेजर होगा, जिस पर ये सब लोग एग्री करते थे। और इन चारों ने अपने पावर्स का इस्तेमाल करते उस रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन को सिर्फ कुछ ही देर में तोड़ दिया। जिस रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन को तोड़ने के बाद इन लोगों को नीचे की तरफ जाता हुआ एक रास्ता दिखाई देता है और ये लोग बिना कुछ सोचे समझे फौरन से उस रास्ते के अंदर जाने लगे, मगर वो तो सिर्फ एक ट्रैप था। तभी अचानक वहाँ अंदर की तरफ से ग्रीन कलर की रोशनी चमकने लगी और उन चारों कल्टिवेटर्स की चीखने की आवाजें सुनाई देती है, जिन चारों को एक ग्रीन कलर का डीमन स्कल फौरन से निकल गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक रेड कलर के कपड़ों वाली लड़की आ गई, जिस लड़की का नाम गी होंग था और वह असेंडेंट के ग्रेट परफेक्शन पर थी। हमें जानने को मिलता है कि यह स्काई गोस्ट उसी का था, जो कि जानबूझकर इस तरह की ट्रैप क्रिएट कर रही थी ताकि उसके स्काई गोस्ट डीमन को खाना मिल सके और उसकी ताकत और जरा बढ़ सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस गी होंग कह रही थी, इतने सारे लोग खिलाने के बावजूद भी मेरे स्काई गोस्ट डीमन की जरा सी भी कल्टिवेशन इंक्रीज नहीं हुई। और वो इस बात का इल्जाम वहीं पर मौजूद एक और लड़के पर लगा रही थी, जिसका नाम था ली युआन। और वो ली युआन से कहती है कि ली युआन, तुमने कहा था ना कि तुम रिस्ट्रिक्शन में एक बहुत बड़े मास्टर हो, लेकिन फिर भी लगता है कि तुमने रिस्ट्रिक्शन अच्छे से नहीं बनाए। तुमने ही यकीनन कोई गलती की होगी। जिस पर ली युआन माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ये बात सच नहीं है। मुझे गू फैमिली के हेड ने आपको असिस्ट करने के लिए यहाँ पर भेजा है। मैं आपका गुलाम हूँ, मैं थोड़ी भी कोताही नहीं कर सकता। जो सुनकर मिस गी होंग कहती है कि अच्छा अच्छा ठीक है। तभी अचानक उसे हवा में उड़ता हुआ एक और कल्टिवेटर दिखाई दिया और वो ली युआन से कहता है कि लो हमारा अगला शिकार आ गया। जो सुनकर ली युआन भी फिर से कुछ हैंड साइंस बनाते हुए उस रिस्ट्रिक्शन को दोबारा से एक्टिवेट कर देता है और हमें देखने को मिला कि हवा में मौजूद वो कल्टिवेटर असल में कोई और नहीं बल्कि वांगलिंग था।
जिसकी भी नजर उस रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन पर पड़ गई थी और वांगलिंग फिर से उस रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन के पास आ जाता है। और चूंकि वांगलिंग को रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन के बारे में काफी अच्छी नॉलेज थी, तो वो इस रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन को देखकर कह रहा था कि ये रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन पूरी तरीके से इनविजिबल है, बस इसमें सिर्फ इमोर्टल फोर्स ऐड की गई थी। अगर कोई चाहे तो इस इमोर्टल फोर्स को पूरी तरीके से निकाल सकता था। फिर ये रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन पूरी तरीके से इनविजिबल हो जाती। इतनी मामूली गलती कोई भी इतना स्किल कल्टिवेटर नहीं कर सकता, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन जिसने भी बनाई है वो बंदा रिस्ट्रिक्शन बनाने में वाकई में काफी महारत हासिल करता है। वांगलिंग को कुछ न कुछ गड़बड़ महसूस हुई। हम देखते हैं कि ली युआन और मिस गीहोंग जो कि वहीं पर पास में मौजूद थे और उन्होंने भी आसपास एक इनविजिबल रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन लगाई हुई थी, जिसकी वजह से वो दोनों किसी को दिखाई नहीं दे रहे। वांगलिंग चूंकि जानता रहा कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो बिना उस रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन को छेड़ी वहां से चला गया। ली युआन भी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान हो गया था। वो अपने मन में सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आदमी को मेरे राज के बारे में मालूम हो चुका है। वो यहाँ ये सब सोच रहा था। दूसरी तरफ मिस गूहोंग उससे सवाल करते हुए पूछ रही थी कि आखिर ये लड़का यहाँ से इस तरह चला क्यों गया, लेकिन चूंकि ली युआन ने उसे जवाब नहीं दिया तो वो उसकी ओरिजिन सोल के टुकड़े को बाहर निकालकर यहाँ ली युआन को तकलीफ पहुंचाने लगी। और वो ली युआन से कहने लगी कि शायद तुम भूल गए कि तुम्हारी ओरिजिन सोल का टुकड़ा मेरे पास है, मैं जब चाहूँ तुम्हें जान से मार सकती हूँ, इसलिए जब भी मैं कोई सवाल करूँ तो मुझे फौरन से जवाब दे दिया करो। इस पर ली युआन जवाब देते हुए कहता है कि वो बंदा काफी जरा शातिर था, शायद उसने कुछ सेंस कर लिया इसलिए वो यहाँ से चला गया, लेकिन आप फिक्र ना करें, हम किसी और को ढूंढ लेंगे। जिस पर गूहोंग अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए गुस्सा होते हुए कहती है कि आखिर तुम्हें ये किसने हक दे दिया कि तुम मेरे लिए डिसीजंस ले सको। जो बोलती है वो ली युआन को ज्यादा तकलीफ पहुंचाने के लिए फिर से उस पर हमला कर देती है, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि एक थंडर अटैक तीसरी के साथ आकर इनकी इनविजिबल रिस्ट्रिक्शन को चकनाचूर कर देता है। ये काम किसी और ने नहीं बल्कि वांगलिंग ने किया था। वो इन लोगों के हिडन स्पॉट तक पहुंच चुका है, जो देखकर तो ली युआन भी सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये आदमी बहुत ही ज्यादा शातिर निकला। इसने न सिर्फ मेरे बिछाए हुए जाल को देखा बल्कि साथ ही साथ रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन से मेरी हिडन प्लेस को भी ट्रेस कर लिया, जिसका सिर्फ एक ही मतलब है कि इस आदमी की अंडरस्टैंडिंग रिस्ट्रिक्शंस के बारे में और इसका रिस्ट्रिक्शन पर कंट्रोल मेरे जैसा है। ली युआन जब ये सब सोचकर घबरा रहा था, दूसरी तरफ मिस गूहोंग एरोगेंटली यहाँ पर वांगलिंग को देखकर कहती है कि बेशक तुम मेरी जाल में नहीं फंसे, लेकिन तुम खुद मेरे तक चले आए और मैं तुम्हारी मौत बनूंगी। जो कहते साथ ही वो वांगलिंग पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन ये तो उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी, क्योंकि वांगलिंग अपने स्टॉप स्पेल का इस्तेमाल करते हुए मिस गूहोंग को फौरन से फ्रीज कर देता है। साथ ही वांगलिंग उसी के पंखे का इस्तेमाल करते हुए उसकी जान लेने वाला था, जो देखकर मिस गूहोंग ली युआन का नाम चिल्लाते हुए कहती है कि ली युआन अगर मैं मारी गई तो तुम भी नहीं बचोगे। जो सुनकर ली युआन फौरन से मिस गूहोंग को बचाने के लिए सामने की तरफ जंप करके यहाँ प्लम ब्लॉसम 18 रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन एक्टिवेट कर चुका और वो मिस गूहोंग को बचा लेता है, लेकिन दूसरी तरफ वांगलिंग उस प्लम ब्लॉसम 18 रिस्ट्रिक्शन को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो गया था। क्योंकि अगर दोस्तों आप लोगों को वो सेलेस्टियल एम्परर का केव मेंशन याद हो जिसमें वांगलिंग को इमोर्टल वाइन मिली थी, वहां पर वांगलिंग ने महसूस किया था कि वो जो जगह है वो एक रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन की तरह डिजाइन थी, जिससे प्लम ब्लॉसम 18 रिस्ट्रिक्शन कहते थे, लेकिन वांगलिंग उसे सीख नहीं पाया था। लेकिन हाँ, उससे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग जरूर थी, जिस अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर वांगलिंग ने फिर से यहाँ पर एक बड़ा सा पाम टेक्निक क्रिएट कर लिया और वो उस प्लम ब्लॉसम 18 रिस्ट्रिक्शन पर हमला कर देता है। वैसे तो ये प्लम ब्लॉसम 18 रिस्ट्रिक्शन टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल डिफेंसिव शील्ड थी, लेकिन हम देखते हैं कि वांगलिंग अपने पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से ली युआन नीचे की तरफ आ गिरा और वो भी समझ गया था कि ये जो भी आदमी है ये प्लम ब्लॉसम 18 रिस्ट्रिक्शन के बारे में ऑलरेडी जानता है। मिस गूहोंग जो कि स्टॉप स्पेल से आजाद हो चुकी थी, वो फिर से अपने स्काई गोस्ट डीमन को वांगलिंग की तरफ भेजते हुए कहती है कि स्काई गोस्ट डीमन उसे डिवोर्स कर लो। जो स्काई गोस्ट को अपनी तरफ आते हुए देखकर वांगलिंग भी फिर से कार्मा विप को बाहर की तरफ निकालते हुए उस पर स्लैश अटैक लगाते हुए कह रहा था कि ये स्काई गोस्ट काफी जरा अच्छा लग रहा है, इसके इस्तेमाल करते हुए मैं एक बेहतरीन सेलेस्टियल गार्ड रिफाइन कर सकता हूँ, ये मेरे लिए एक फाइन मटेरियल बनेगा। ये कहते हुए वांगलिंग ने 2-3 और स्लैश अटैक लगाते हुए यहाँ स्काई गोस्ट डीमन को पूरी तरीके से हराकर एब्सॉर्ब करते हुए अपने पास रख लिया। जो देखकर तो मिस गूहोंग की आंखें बड़ी की पटी रह गई थी और वो चिल्लाकर कहती है कि आखिर तुमने ये क्या किया। ये इमोर्टल स्पिरिट पिछले हजारों साल से मेरी क्लैन की विरासत है, जिसे हमने बहुत ही मुश्किल से नरिश किया, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इससे लेने की। ये कहते वो गुस्से के साथ अपनी पावर्स अनलीश कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ अब वांगलिंग की भी बर्दाश्त करने की लिमिट पार हो चुकी है और वो कहता है कि बस बहुत हुआ। ये कहते वो यहाँ मिस गूहोंग को अभी जान से मारने ही वाला था और तभी अचानक ली युआन मिस गूहोंग के सामने आते हुए कहता है कि प्लीज फेलो डाओइस्ट रुक जाओ, मेरी यंग मास्टर मिस गूहोंग अभी भी नादान है, मैं जानता हूँ कि उनकी वजह से आपको गुस्साया होगा, लेकिन उनकी तरफ से मैं आपसे माफी चाहता हूँ। और साथ ही साथ वो वांगलिंग को बताने लगा कि थंडर इमोर्टल रेल्म में एक सीक्रेट ग्राउंड है जहाँ पर बहुत सारे कंप्लीट सोर्स वेसल्स और ट्रेजर्स मौजूद है, मैं आपको वहाँ तक लेकर जा सकता हूँ अगर आप मिस गूहोंग को जिंदा छोड़ दे। वहाँ उस सीक्रेट ग्राउंड में जितने भी ट्रेजर्स मिलेंगे आधे की फैमिली को जाएंगे और आधे आप रख सकते हैं। बताइए फेलो डाओइस्ट, क्या आपको ये डील मंजूर है? जो सब सुनकर पीछे की तरफ मिस गूहोंग गुस्सा होते
करते हुए ली युआन से कह रही थी कि ये मेरी गी फैमिली का सबसे बड़ा सीक्रेट है। आखिर ली युआन तुमने ये किसी और को कैसे बताया? वो अभी इस बात को लेकर गुस्सा हो रही थी, लेकिन ली युआन उससे कहने लगा कि इस आदमी ने मेरे रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ दिया। तुम्हारे स्काई डीमन गोस्ट को तो उसने ऐसे डिवोर कर लिया जैसे कि वो कुछ भी नहीं। वो असल में इसलिए क्योंकि वांगलिंग एक सोल डिवोरर है, लेकिन ये लोग इस बात को नहीं जानते। पर हाँ, ली युआन इतना तो समझदार था। वो यहाँ पर मिस गु होंग से कहने लगा कि ये आदमी कोई मामूली एसेंडेंट लेवल का कल्टिवेटर नहीं। अगर आपको कुछ भी हो गया तो मैं की फैमिली के हेड को आखिर क्या शक्ल दिखाऊंगा? इसलिए आप ही सोचिए कि आपकी जिंदगी ज्यादा कीमती है या फिर वो सीक्रेट ग्राउंड का सीक्रेट, जिस पर मिस गु होंग को मजबूरन मानना पड़ा। दूसरी तरफ वांगलिंग जो कि यहाँ अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था, वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये ली युआन इतना भी ज्यादा सिंपल आदमी नहीं है। जब मैंने पहले देखा उस लड़की गु होंग के हाथों में जब इसकी ओरिजिन सोल का टुकड़ा था, तो तब के टाइम ये बहुत ही ज्यादा डरपोक और गुलामों की तरह कर रहा था। मुझे लग रहा था कि ये कुछ भी खास नहीं, और अब ये जिस तरह के एक्शंस ले रहा है और जिस तरह की बातें कर रहा है, इस तरह के एक्शंस गुलाम तो बिल्कुल नहीं करते। और वैसे भी इस लड़के ने कुछ देर पहले प्लम ब्लॉसम 18 रिस्ट्रिक्शन का इस्तेमाल किया था, जो कि साबित करता है कि ये लड़का रिस्ट्रिक्शन में काफी ज्यादा माहिर है। और इस तरह का पावरफुल लड़का कोई ऑर्डिनरी गुलाम तो नहीं हो सकता। बेशक इसने जो सीक्रेट ग्राउंड में मौजूद सोर्स वेसल्स की बात की, अगर वो वहाँ पर ना भी हो और बस मुझे सिर्फ इस लड़के की ये रिस्ट्रिक्शन टेक्निक ही मिल जाए, तभी ये ट्रिप वेस्ट नहीं जाएगी और ये एक फायदे का सौदा होगा। इसलिए वांगलिंग एग्री करते हुए ली युआन से कहता है कि ठीक है, मुझे ये डील मंजूर है, लेकिन मुझे इस लड़की के ओरिजिन सोल का एक टुकड़ा चाहिए, वो मैं निकालूंगा ताकि मुझे धोखा ना दिया जा सके। ये सुनकर मिस गु होंग को तो काफी जरा गुस्सा आ गया था और वो कह रही थी कि ऐसा सोचना भी मत। लेकिन दूसरी तरफ ली युआन कहने लगा कि प्लीज आप मेरी ओरिजिन सोल का टुकड़ा निकाल लीजिए। लेकिन वांगलिंग उसकी ओरिजिन सोल का टुकड़ा निकालने के बजाय यहाँ पर मिस गु होंग की ओरिजिन सोल का ही पीस निकाल लेता है, जिसका मतलब कि अब वांगलिंग जब चाहे आसानी के साथ उसे जान से मार सकता है। और वांगलिंग कहने लगा कि चलो अब मुझे रास्ता दिखाओ। ली युआन तो मिस गु होंग के साथ काफी अच्छे से बर्ताव कर रहा था, लेकिन मिस गु होंग अभी भी ली युआन पर गुस्सा थी और वो उसे कचरा कहते हुए आगे की तरफ चली जाती है। लेकिन उसके आगे बढ़ने के बाद अचानक से हम देखते हैं कि हाँ, ली युआन के लुक्स बदल गए। उसकी कोल्ड नजरों से हमें समझ आ जाता है कि वाकई में ली युआन कोई मामूली इंसान तो बिल्कुल नहीं। इसके बाद हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पिछले 3 दिन से ये लोग लगातार सफर कर रहे थे और ये लोग फ्रेगमेंट कॉन्टिनेंट के फुल लास्ट बॉर्डर तक पहुंच गए, जहाँ पर आते हुए वांगलिंग कह रहा था कि यहाँ पर मौजूद ये डिस्ट्रक्शन तो बिल्कुल वैसी है जैसे कि रेन इमोर्टल रेल्म में उस बड़े सी इमोर्टल पाम इम्प्रिंट ने किया था। पता नहीं आखिर इमोर्टल रेल्म में किस तरह की कैटास्ट्रोफी आई होगी उन दिनों में, जिसकी वजह से आज के दिन इमोर्टल रेल्म इस हालत में पहुंच चुका है। वांगलिंग ये सब सोच रहा था और इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते ये लोग फ्रेगमेंट कॉन्टिनेंट के लास्ट क्लिफ पर पहुंच जाते हैं, जहाँ सामने की तरफ काफी जरा जोरों से बिजलियां कड़क रही थी। और ली युआन बताता है कि यह है थंडर लेयर, जो कि एक फ्रेगमेंट कॉन्टिनेंट को दूसरे फ्रेगमेंट कॉन्टिनेंट से जोड़कर रखती है। हमें इस थंडर लेयर को पार करना होगा, सिर्फ यही एक रास्ता है सीक्रेट ग्राउंड तक जाने का। साथ ही साथ ली युआन बताता है कि मैंने सुना है कि यहाँ के थंडर में इनहाइलेशन इंटेंट है। जब से इमोर्टल रेल्म कोलैप्स किया, ये इनहाइलेशन इंटेंट यहीं पर मौजूद है, जिसका मतलब कि अगर कोई कॉर्पोरल यंग रेल्म का कल्टिवेटर भी इसे पार करने की कोशिश करेगा और उससे जरा सी भी लापरवाही हुई तो फौरन से उसकी बॉडी और सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन ब्रदर ज़ूमो, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि गी फैमिली की मिस गु होंग के पास एक ऐसा ट्रेजर है जिसकी मदद से हम लोग आसानी के साथ इस थंडर लेयर को पार कर सकते हैं। और वो ट्रेजर असल में एक तलवार थी, जो कि मिस गु होंग ने फौरन से बाहर की तरफ निकाल ली और वो उस पर सवार हो जाती है, जबकि ली युआन भी उसके पीछे पीछे यहाँ उस तलवार पर सवार हो गया। इसी के साथ हम देखते हैं कि अचानक मिस गु होंग फौरन से आगे की तरफ बढ़ने लगी, जिस पर ली युआन उसे सवाल करने लगा कि मिस गु होंग आखिर आप ये क्या कर रही हो? ज़ूमो अभी तक चढ़ा नहीं था, जिस पर मिस गु होंग एरोगेंटली स्माइल करते हुए कहती है कि मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि बिना मेरे आयरन सोर्ड के वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता और मैं इसे लेवरेज की तरह इस्तेमाल करूंगी अपने ओरिजिन सोल का टुकड़ा वापस लेने के लिए। ये सब कहती हुई मिस गु होंग पीछे की तरफ पलट कर देखती है। उसे लगा था कि वांगलिंग वहीं पर खड़ा होगा बेचैनी से इनका इंतजार करते हुए, लेकिन जैसे ही वो पलट कर देखी, अचानक उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि वांगलिंग तो उस थंडर लेयर पर धीरे धीरे चलते हुए आगे की तरफ आ रहा था। उसकी बॉडी के आसपास थंडर एनर्जी चमक रही थी और उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। इवन कि ली युआन भी ये देखकर शॉक होते हुए कहने लगा कि ये आदमी इनहाइलेशन थंडर को सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए पार कर रहा है, जिसने ली युआन को जरा एक्साइटेड कर दिया था। और वो अपने मन में कह रहा था कि सिर्फ यही वो आदमी है जो कि मेरी ख्वाहिश को पूरी करने में मेरी मदद कर सकता है, यानी कि उसका जो भी राज है उसमें अब वो वांगलिंग की मदद लेना चाहेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग काफी कूल तरीके से इन लोगों के पास से सीधा आगे की तरफ गुजर गया और मिस गु होंग तो खुले हुए मुंह के साथ बस सिर्फ उसे देख रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस गु होंग भी वांगलिंग को फॉलो करना शुरू कर देती है।
दूसरी तरफ आगे बढ़ते बढ़ते अचानक से वहां वांगलिंग और ली युआन को सामने की तरफ एक गोल्डन ड्रैगन देखने को मिलता है, जिसे स्कैन करके वांगलिंग ने बताया कि ये कोई लिविंग बीइंग नहीं है, मतलब कि ये कोई असली ड्रैगन बीस्ट नहीं बल्कि इसे एडवांस रिस्ट्रिक्शन से बनाया हुआ है। जो सुनकर ली युआन भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते उस ड्रैगन को स्कैन करने की कोशिश करता है और वो भी ये देखकर पूरी तरीके से शॉक हो गया था कि ये पूरा की पूरा फ्रेगमेंट कॉन्टिनेंट इस ड्रैगन के बेस के तौर पर काम कर रहा है और इसका सोल ऑब्जेक्ट इसकी रिस्ट्रिक्शन आई है। दूसरे अल्फाजों में ये एक वर्ल्ड इनहाइलेशन ग्रैंड फॉर्मेशन का हिस्सा है जो कि हेवन के अंडर बनाया गया, जिससे भी इस वर्ल्ड इनहाइलेशन फॉर्मेशन को यहाँ पर बिछाया होगा। यकीनन उसकी कल्टीवेशन कम से कम भी निर्वाणा क्लेंसिंग स्टेज की होगी। यहाँ जब वो ये सब कह रहा था तभी अचानक हम देखते हैं कि उस गोल्डन ड्रैगन ने फिर से वांगलिंग पर हमला कर दिया, जिसके अटैक को वांगलिंग काफी आसानी से डॉज कर लेता है। वांगलिंग कह रहा था कि बेशक ये ड्रैगन दिखने में काफी ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा है लेकिन इसकी फिजिकल बॉडी थंडर से बनी है, बिल्कुल मेरी तरह, और चूंकि हम दोनों का सेम सोर्स है तो इस वजह से इससे डॉज करना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं। पर दूसरी तरफ गु होंग और ली युआन की जान खतरे में थी क्योंकि इस गोल्डन ड्रैगन ने उन दोनों पर हमला करना शुरू कर दिया था। मिस गु होंग ने बेशक अपने और ली युआन की बॉडी के आसपास एक शील्ड क्रिएट तो कर दी है पर वो ज्यादा देर टिकेगी नहीं। वांगलिंग भी इस बात को जानता था और वो अपने मन में कह रहा था कि बेशक ऐसा लग रहा है जैसे कि गु होंग इन दोनों को लीड कर रही है और ये सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखता है, लेकिन असली खेल तो यहाँ पर ली युआन खेल रहा है। वही इन दोनों में से ज्यादा खतरनाक और इंचार्ज है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ली युआन क्या चाल चलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गोल्डन ड्रैगन ने ली युआन और मिस गु होंग को अपने जबड़े में जकड़ लिया था। वांगलिंग चाहता तो वो उन्हें बचा सकता था, लेकिन वांगलिंग जानबूझकर बीच में इंटरफियर नहीं कर रहा क्योंकि वो ली युआन को टेस्ट करना चाहता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस गु होंग के बनाए हुए शील्ड बैरियर के अंदर धीरे धीरे करके क्रैक्स आना शुरू हो गए। ली युआन भी जानता था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो इन दोनों की जान नहीं बचेगी, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि ली युआन की बॉडी के अंदर अजीब सी एक एनर्जी आ गई। उसकी आंखें रेड कलर की चमकने लगी, मानो जैसे कि उसकी बॉडी पर किसी और का कंट्रोल आ चुका हो, और वो कुछ हैंड साइंस बनाते हुए फौरन यहाँ आयरन सोर्ड को हिट करता है, जिसकी वजह से आयरन सोर्ड की रफ्तार पहले से भी कई गुना ज्यादा तेज हो गई और वो आसानी के साथ उस गोल्डन ड्रैगन के जबड़े से निकलते हुए तेजी से आगे की तरफ बढ़ गए। जो देखकर वांगलिंग थोड़ा सा हैरान हो गया था क्योंकि वो हैरान इस बात पर हो गया कि ये गी फैमिली का ट्रेजर है, पर फिर भी ली युआन इस ट्रेजर को गु होंग से ज्यादा अच्छे से जानता है, जो कि काफी हैरानगी वाली बात थी। दूसरी तरफ थोड़ा आगे जाने के बाद ली युआन की बॉडी से अचानक वो एनर्जी हट गई और वो हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर अभी अभी यहाँ पर हुआ क्या, जैसे कि उसकी बॉडी में इंटर की हुई वो एनर्जी दोबारा से गायब हो गई हो। तभी अचानक हम देखते हैं कि वो गोल्डन ड्रैगन दोबारा से इन पर हमला करने के लिए इनके पास आ चुका था, और इससे पहले कि एक बार फिर से वो गोल्डन ड्रैगन इन दोनों पर हमला कर पाता, वांगलिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते उस गोल्डन ड्रैगन के सामने एक बैरियर क्रिएट कर लेता है, जिससे गु होंग और ली युआन की जान बच गई थी। ली युआन वांगलिंग का शुक्रिया अदा कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वांगलिंग अभी भी अपने मन में कह रहा है कि ली युआन आखिर तुम क्या छुपा रहे हो। इसके बाद इन लोगों ने दोबारा से आगे का सफर करना शुरू कर दिया और 15 दिन के सफर के बाद ये लोग सेलेस्टियल जनरल के बरियल ग्राउंड में पहुंच गए थे, जहाँ पर आते साथ ही लिनसुआन वांगलिंग से सवाल करते हुए पूछने लगा कि आखिर इस जगह की एंशिएंट सोर्ड ऑरा इतना सारा डेंस क्यों है, मुझे कुछ न कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। जो सुनकर वांगलिंग भी यहाँ पर ली युआन से सवाल करते हुए पूछने लगा कि आखिर ये कौन सी जगह है, जिस पर ली युआन वांगलिंग को जवाब देते हुए कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि जब थंडर सेलेस्टियल रेल्म शैटर कर रहा था तो यही वो जगह है जहाँ पर सेलेस्टियल इमोर्टल गार्ड दफन हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जंग में वो और उसकी तलवार इसी जगह पर आ गिरी थी और उसकी तलवार माउंटेन्स में कन्वर्ट हो गई। जो यहाँ पर सबसे बड़ी तलवार दिख रही है वही है मेन पीस। जो सुनकर मिस गु होंग कहती है कि और कोई भी नहीं जानता कि क्या वाकई में वहाँ पर सोर्स वेसल्स है भी या नहीं, क्योंकि ये दोनों भी शायद यहाँ पर पहली बार आ रहे थे। वांगलिंग को थोड़ा बहुत अजीब महसूस हो रहा था, उसे एक वियर्ड सी फीलिंग आ रही थी। इसी तरह करते करते ये लोग यहाँ एक माउंटेन पीक पर आकर उतर जाते हैं, जहाँ पर कदम रखती है अचानक से हम देखते हैं कि आसपास की एनर्जी ली युआन की बॉडी की तरफ बढ़ने लगी, जिसे महसूस करके ली युआन कहने लगा कि फाइनली हम यहाँ पर हैं। दूसरी तरफ उसकी बात सुनकर मिस गु होंग जब पलटकर ली युआन की तरफ देखने लगी और उसके पीछे से उसका नजारा देखकर अचानक से उसे एक पेंटिंग याद आ गई, जिसके बारे में बचपन में जब उसने अपने ग्रैंडफादर से सवाल किया था कि आखिर इस पेंटिंग में मौजूद ये आदमी कौन है, जिस पर उसके ग्रैंडफादर ने जवाब दिया था कि ये एक सेलेस्टियल सर्वेंट है। इसकी फैमिली और हमारी की फैमिली एक दूसरे के जानी दुश्मन है, पर अच्छी बात यह है कि अब इसका क्लैन पूरी तरीके से खत्म हो चुका, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। पर ली युआन तो उसी ली फैमिली का हिस्सा है जो कि अभी भी जिंदा है, इसलिए गु होंग कह रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ वांगलिंग भी यहाँ पर अपनी सोल आइज का इस्तेमाल करके देखने लगा, जहाँ पर उसे देखने को मिलता है कि ली युआन के माथे पर तो एंशिएंट स्लेव मार्क है। मिस गु होंग भी अब ली युआन का सच जान चुकी थी और वो घबराते हुए फिर से अपनी तलवार को उस पर तानते हुए कहती है कि आखिर कौन हो तुम, जिस पर ली युआन खुद का इंट्रोडक्शन करवाते हुए बताता है कि मैं हूँ ली युआन, ली फैमिली का हेड पोमी प्लेनेट से। जो सुनकर तो मिस गु होंग के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। डर के मारे उसके हाथ से उसकी तलवार भी
भी नीचे गिर जाती है जिसे ली युआन ने उठा लिया था। और वो आगे बताता है कि 30,000 साल पहले यहाँ पर इसी जगह पर मेरे एंसेस्टर को एक इमोर्टल रिमेनेंट सोल ने स्लेव मार्क दे दिया था, जो कि हमारी ली फैमिली के ब्लड लाइन के साथ अटैच हो चुकी थी, जो कि आज भी हमारे ब्लड लाइन में मौजूद है। और जहाँ तक कि साइरन सोर्ड का सवाल है तो इसे हमारी ही ली फैमिली के लोगों के खून, सोल और फ्लैश से फोर्ज किया गया था, जिसको बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, हमारी स्लेव मार्क को काट कर खत्म करना। 10,000 साल पहले उसी स्लेव मार्क को काटने के लिए मेरा एक एंसेस्टर ली जिंग लान यहाँ पर इस तलवार को लेकर आया था। पर इससे पहले कि मेरे एंसेस्टर इस स्लेव मार्क को काट पाते, तुम्हारी गी फैमिली के एंसेस्टर गी युन फेंग ने उन पर पीठ पीछे से हमला करके धोखे से उन्हें जान से मार डाला और उनके स्ट्रेचर को हथिया लिया, जिसकी वजह से मेरे एंसेस्टर स्लेव मार्क को काटने में फेल हो गए। इसी बात की वजह से ली युआन काफी गुस्से में था और वो आयरन सोर्ड को लेकर धीरे धीरे गु होंग की तरफ बढ़ रहा था, जिस पर गु होंग कहती है कि रुक जाओ, तुम शायद भूल गए कि तुम्हारी ओरिजिनल सोल का टुकड़ा भी मेरे पास है, मैं सिर्फ एक ही झटके में तुम्हें जान से मार सकी हूँ। जिस पर ली युआन आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तो आखिर तुम इंतजार किसका कर रही हो, कोशिश क्यों नहीं करती? जो सुनकर गु होंग ली युआन के सोल के टुकड़े को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसे अपनी बॉडी से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब हो गई। जिस पर वो घबराते हुए ली युआन की तरफ देखकर कह रही थी कि आखिर ये कैसे हो सकता है। जिस पर ली युआन कोल्ड तरीके से आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि पास में जब मेरे एंसेस्टरों को यहाँ स्लेव मार्क दिया गया था तो तब उन्होंने इस जगह की ट्रू नेचर का एक ग्लिम्स भी देख लिया था। ये पूरी की पूरी जगह रिस्ट्रिक्शन सील से भरी हुई है। इस जगह को एनहाइलेशन रिस्ट्रिक्शन ने कवर करके रखा हुआ है, जिन्हें इस वक्त ली युआन इस्तेमाल कर रहा था। और वो यहाँ पर मिस गु होंग को कंट्रोल करते हुए कह रहा था कि तुम्हारी गी फैमिली को क्या लगा कि तुम लोगों के पास मेरी ओरिजिनल सोल का हिस्सा है तो तुम लोग शांति से मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम लोगों को मालूम नहीं कि इस माउंटेन पर तुमसे अपने ओरिजिनल सोल के हिस्से को वापस लेना बिल्कुल ऐसा है जैसे कि बच्चे से कैंडी छीन ली जाए। ये कहते हुए सिर्फ 2 उंगलियों के इशारे के साथ ली युआन ने यहाँ पर गु होंग से जबरदस्ती अपने ओरिजिनल सोल का टुकड़ा छीन लिया। मिस गु होंग जिसके हाथ में अब कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो बड़ी बड़ी बातें करते हुए कह रही थी कि ली युआन कि तुम जानते हो ना कि अल हेवन स्टार सिस्टम के ग्रेट क्लैन में से गी फैमिली भी एक है। हमारा स्टेटस बहुत ही सारा ऊंचा है, जबकि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तुम एक ऐसे फालन क्लैन के सर्वेंट हो जो कि पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। क्या तुम वाकई में मुझे मारने की सोच रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो ना कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर ली युआन भी याद करने लगा कि कैसे उसकी ली फैमिली में तबाही की गई थी। उसके अपने ही लोगों की लाशें उसकी आंखों के सामने पड़ी थी। गी फैमिली से वो बहुत ज्यादा नफरत करता है। वो जो अब तक एक अच्छा सर्वेंट बनने का नाटक कर रहा था, वो इसके लंबे प्लान का एक छोटा सा हिस्सा था। ली युआन बताता है कि मैंने जब तुम्हारे ग्रैंडफादर को हमेशा चाय सर्व की, उनके सामने बो डाउन किया, हर तरह की पनिशमेंट सही, तो वो इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं गुलाम बनना चाहता था, बल्कि वो इसलिए थी क्योंकि मैं धीरे धीरे करके हर दिन थोड़ा थोड़ा करके तुम लोगों की सी ऑफ कॉन्शियसनेस में रिस्ट्रिक्शन मार्क बना रहा था, जिस रिस्ट्रिक्शन की वजह से तुम और तुम्हारे ग्रैंडपा मुझ पर पूरा यकीन कर सको और मुझ पर ही रिलाई करो। उसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हें मेरे साथ यहाँ पर आने की इजाजत दी। मिस गु होंग भी समझ गई थी कि ली युआन ने माइंड बेंडिंग रिस्ट्रिक्शन का इस्तेमाल किया उसे यहाँ पर लाने के लिए, यानी कि वो शुरू से हमारी गी फैमिली को धोखा दे रहा था। इसलिए वो गुस्सा होते हुए कह रही थी कि तुम बहुत बड़े कमीने हो। जिस पर ली युआन कहता है कि मुझे ये करना पड़ा, अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम आखिर खुद अपनी मर्जी से इस तलवार को लेकर मेरे साथ यहाँ पर कैसे आती। और अब चूंकि मेरी ये फैमिली सोल वापस मेरे हाथ में आ चुकी है, तो अब मैं अपने एंसेस्टर की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करूंगा, यानी कि मैं इस तलवार का इस्तेमाल करते हुए अपने क्लैन के स्लेव मार्क को खत्म कर दूंगा। और उसके लिए मुझे तुम्हारे खून की जरूरत है, यानी कि मुझे तुम्हारी कुर्बानी देनी होगी मेरे एंसेस्टर की सोल के लिए, जो कि पिछले 10,000 साल से तुम्हारे एंसेस्टर की वजह से तड़प रहे हैं। सिर्फ तुम्हारी कुर्बानी, तुम्हारा खून ही उनकी मुक्ति है। क्या अब तुम सब कुछ समझ गए? ये सब कहते हुए ली युआन ने अपनी तलवार को गु होंग की गर्दन पर तान दिया था। साथ ही साथ वो वांग लिंग की तरफ देखने लगा। दूसरी तरफ वांग लिंग भी पीठ पीछे अपने अटैक को रेडी करना शुरू कर लेता है, यानी कि वो भी हर हालात के लिए खुद को तैयार कर रहा था। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।